शुभमन गिल के बल्ले ने रन उगले तो शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी की धार दिखी और फिर वरुण चक्रवर्ती ने फिरकी पर नचाकर राजस्थान को हार के लिए मजबूर कर दिया। ये चौकड़ी ही थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स से मिले 175 रनों के लक्ष्य के आगे रॉयल्स ने घुटने टेक दिए। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर। इनसे हम जानेंगे कि आखिर राजस्थान के शाही अभियान में किंग खान के रणबांकुरे ने किस तरह से ब्रेक लगाया। स्वागत सर आपका। नमस्कार नमस्कार। हाँ बिल्कुल, आपने जो ये चार नाम लिए हैं, ये चौकड़ी आपने ये इनके नाम बताए हैं, ये यंगस्टर्स हैं और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप के कहे तो वहां की देन है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती को मैं उसमें नहीं रखूंगा क्योंकि वो सीनियर है थोड़े और उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन ये तीन कम से कम अंडर 19 वर्ल्ड कप की देन है। 2018 वर्ल्ड कप में वहां से निकले खिलाड़ी हैं शिवम मावी और शुभमन गिल और नागरकोटी जी। तो शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी को शुरू से रखा हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन चोट की वजह से ये नहीं खेल पा रहे थे और बावजूद इसके कि वो चोट की वजह से उपलब्ध नहीं थे, लगातार वो टीम ने उनको सपोर्ट किया। और कल जब मैच खत्म हुआ तो दिनेश कार्तिक, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हैं, उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों से एक इंटरव्यू नुमा कुछ किया, बातचीत की। और जब उनसे पूछा तो इनका कहना था कि ये हमारे लिए बड़ी बात है कि जब हमको जरूरत थी तब हमको टीम ने पूछा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग 2 महीने देखते हैं, 1.5 महीने देखते हैं, आईपीएल के मैचेस चलते हैं, लेकिन ये टीमें जिस तरह से खिलाड़ियों को सपोर्ट करती हैं, यंगस्टर्स को सपोर्ट करती हैं, वो बात नजर नहीं आती है। और जब वो परिणाम में बदलता है वो सपोर्ट, तो फिर टीम और जो ओनर है, फ्रेंचाइजी है, उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी खुशी समझी जा सकती है। और परिणाम में वाकई इन दोनों यंगस्टर्स ने, खासतौर पे क्योंकि शुभमन गिल तो पहले से खेलते आ रहे थे, उन्होंने एक अपनी पहचान बना ली है, इन दोनों ने भी टीम के लिए ये दिखाया कि ये भी मैच विनर है। और उन्होंने जो भरोसा इन पर दिखाया था, टीम ने, फ्रेंचाइजी ने, उस पर ये खरे उतर रहे हैं। और यहां से सिर्फ ये प्लेटफॉर्म ना देखें, ये भारत के लिए भविष्य के फास्ट बॉलर हैं। मेरा मानना है कि दोनों के पास स्पीड है, दोनों के पास एक जो फास्ट बॉलर वाला जज्बा है वो है, और स्किल्स है, सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके साथ पैट कमिंस जैसा बॉलर है, एक आंद्रे रसेल जैसा ऑलराउंडर है, सीनियर खिलाड़ी है और काफी घुल मिलकर रहते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते होंगे। तो ये भारतीय बॉलिंग के फ्यूचर है, ये मेरा मानना है। टीम में इयान मॉर्गन है, काफी खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड चैंपियन कप्तान हैं, तो उनसे भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है एक युवा और अनुभव का जो सही मेल है वो केकेआर में देखने को मिला। और टीम के प्रदर्शन से शाहरुख खान भी खुश होंगे। वो पहली बार जो है इस सत्र में टीम का मैच देखने के लिए दुबई पहुंचे हुए थे और चीयर करते दिखे। उनकी फैमिली भी साथ थी, उनके बेटे आर्यन और वाइफ गौरी भी थी। तो मुझे लगता है कि कल का दिन काफी उनके लिए सुनहरा था और जमकर पार्टी की होगी टीम ने। बिल्कुल। देखिए, ये जो है किंग खान अपने अंदाज में, जो उनको हम कहते हैं किंग खान, वो पार्टी देने के लिए, लोगों को अपने जो खिलाड़ी हैं उनको उत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं। और कोई भी ऐसा मौका हो जहां पे सेलिब्रेट करना हो तो आप देखेंगे कि वहां पर वो पीछे नहीं हटते हैं। तो ये एक उनके लिए अच्छी बात है कि जब वो पहुंचे तो टीम ने इस तरह की एक बड़ी और अच्छी जीत दर्ज की, तो ये उनका भी उत्साह बढ़ाएगी। और जो एक चिंता की बात होगी, पहले वो टीम नहीं अच्छा कर रही थी और अब बिल्कुल वो खुश होंगे। वेलकम गिफ्ट था टीम के लिए। ये सब तो ठीक है, युवाओं के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे सर कि आखिर क्या वजह रही, राजस्थान कहाँ फेल हो गई। उसके पास टीम अच्छी है, बड़े खिलाड़ी हैं,
कहीं न कहीं से जो है उनका जो प्लान था, गेम प्लान, वो कहीं न कहीं से धराशायी हो गया। आखिर क्या वजह थी? देखिए, एक और एकमात्र वजह मैं देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि इन्होंने जो पहले 2 मैच खेले, वो शारजाह में खेले और वहां पर आप देख रहे हैं कि 224 और 26 रन बना दे रहे हैं, चेज कर ले रहे हैं और इतने सारे 6 लग रहे हैं। वजह यह है कि शारजाह का स्टेडियम, उसकी छोटा है। बाउंड्री बहुत छोटी है और आप देखते होंगे कि जब गेंद हिट होती है 6 के लिए तो कई बार वो सड़क पे जाकर गिरती है। जी, ये बड़ा स्टेडियम था, बाउंड्री बड़ी थी, पिच अलग ढंग की थी, तो आपको अलग ढंग ढंग का अप्रोच होना चाहिए था, अलग ढंग से आपकी तैयारी होनी चाहिए थी और वहां जी। मात खा गए। ये पहले से ही ये शक था कि उनको अब जब यहाँ आने को यहाँ खेल, जैसे उस दिन तेवतिया ने उतने 6 मार दिए, एक ओवर में 5 6 मार दिए, यहाँ भी उनसे उम्मीद थी, लेकिन ये हम पहले से कह रहे थे कि यहाँ वो बात नहीं होगी कि आप एक ओवर में 5 6 और 6 6 के बारे में सोचे और मारे। यहाँ थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और पिच भी उस तरह से नहीं थी कि आप खुलकर रन बनाए, खुल के शॉट खेले, गेंद बल्ले पे एकदम से नहीं आ रही थी, थोड़ा पेशेंस दिखाना था, वहां कमी रह गई और ये बड़ी कमी थी। उनको अप्रोच बदलना चाहिए था, वो जिसको उन्होंने नहीं बदला। और ये भी कहना होगा कि केकेआर के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी कोई उनको इस तरह से छूट नहीं दी, उनकी मेहनत को भी हमको सलाम करना होगा और सबने एक स्ट्रेटेजी के साथ खेला। और पैट कमिंस जो कि शुरुआत में अच्छे नहीं रहे थे, वो खुद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ये इन यंगस्टर्स को अब इनकरेज भी कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक मुझे लग रहा है कि ये इसकी वजह रही कि इतनी अच्छी शुरुआत के बाद रॉयल्स इस तरह से हार गए। उसमें एक बात और जो मुझे देखने को मिली, मैं जो बात समझ रहा हूँ, वो ये कि कहीं न कहीं से रॉयल्स को अपनी फॉर्म पर भरोसा था। स्टीव स्मिथ जिस फॉर्म में है, संजू सैमसन जिस फॉर्म में है, राहुल तेवतिया जिस फॉर्म में है, तो जैसे स्टीव स्मिथ ही आए तो वो बड़ी हिट लगाना चाहते थे शुरू में ही, जबकि जो गेंद मिडिल स्टंप पर गिरकर बाहर की तरफ निकल रही है उस पर वो चूक रहे थे, लगातार चूक रहे थे और पैट कमिंस ने इसी का फायदा उठाया। या हो सकता है कि उनमें ये रहा हो कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज है, मेरे यहाँ से है, मैं उसको समझता हूँ, उस पर बड़ा शॉट खेल सकता हूँ। ये हो सकता है कि जो आत्ममुक्तता रही, ये उन पर भारी पड़ी और उसके बाद संजू सैमसन भी कुछ ऐसी गलती करते बने और राहुल तेवतिया ने एक अच्छा शॉट खेला, 6 लगाया, लेकिन उसके बाद जो है कुछ खास नहीं कर पाए। तो क्या ये मतलब इसमें क्या सच्चाई लगती है आपको? कुछ ऐसा आपको भी अनुभव कल हुआ? कल दो बहुत ही रोचक कॉन्टेस्ट देखने को मिला। शायद बहुत सारे देखने वाले का उतना ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन अगर जी, आप रिकॉल करें तो एक कप्तान पहली बार जब उतरा वहां एक तरफ खेल रहा था, तो उसके उसी की टीम के सबसे अच्छे बॉलर्स में से एक ने उसको बॉलिंग डाली। मैं बात कर रहा हूँ इयान मॉर्गन की, और उनके सामने थे जोफ्रा आर्चर। ये दोनों जोफ्रा आर्चर, जी, जी। वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य हैं और उनके कैप्टन हैं, तो उन्होंने उनको बॉलिंग डाली। और जब ये दूसरी टीम उतरी, यानी बैटिंग के लिए राजस्थान बैटिंग के राजस्थान लिए। रॉयल्स की टीम उतरी, तो स्टीव स्मिथ के सामने वो अब तो कैप्टन नहीं है बट कप्तान रहे हैं, और उनके सामने उनकी टीम का एक बहुत बड़ा बॉलर पैट कमिंस था। तो ये दो रोचक कॉन्टेस्ट थे। और जैसा आपने कहा, देखिए, एक मन में, इतने बड़े खिलाड़ी के मन में होता नहीं है कि वो मैं आसानी से खेल लूंगा, ये तो हमारी टीम का है। अगर ऐसी बात है तो वो बॉलर को भी पता होता है कि हमारी टीम के ही ये बड़े बैट्समैन, इनके लूप होल्स क्या है, क्योंकि आप साथ में रहते हैं, साथ में नेट्स करते हैं, तो आप थोड़ी बहुत उनकी कमजोरी समझते हैं। तो उस कमजोरी को समझने में मुझे लग रहा है कि क्योंकि पैट कमिंस कमजोरी समझते हैं, तो स्टीव स्मिथ भी कमजोरी समझते होंगे। तो वहां पर कमिंस भारी पड़े और जिस तरह से उनका विकेट निकाला उन्होंने, कॉट बिहाइंड हुए। तो जी हाँ, ये दिनेश कार्तिक। जी, ये जो है स्ट्रेटेजी वाली ही बात है कि इनका विकेट हम कैसे निकाल सकते हैं, और उसमें सफल रहे पैट कमिंस। स्मिथ का विकेट हम सभी जानते हैं कि निकालना आसान नहीं होता है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में वो खेल रहे हो, लेकिन क्रेडिट देना होगा पैट कमिंस को कि जिस तरह से उन्होंने उनको आउट किया
और टीम को एक बढ़त दिलाई, क्योंकि स्मिथ रह जाते तो फिर मुश्किल बढ़ जाती केकेआर की। जी बिल्कुल। एक चीज और है कि जिस तरह से स्टीव स्मिथ आए और शुरुआत में ही उन्होंने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, जबकि मैदान बड़ा है ये वो भी जानते थे। तो उनको उनको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी चाहिए थी, यहाँ पर रन रोटेट करना चाहिए था। एक थोड़ा-सा टीम संभल जाती तब वो बड़े शॉट खेलते, क्योंकि देखिए पिछले मैचों में भी देखने को मिला हमें कि जो है राहुल तेवतिया ने 5-6 लगाकर एक बड़ा जो लास्ट के 5 ओवर हैं उसमें 80 रन, 50 रन, 70 रन बनाने बहुत ही आसान होते हैं। तो इनको जो है थोड़ा-सा स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए थी। हो सकता है इसको आगे वो लेकर आएँ। बिल्कुल, देखिए अब जैसे अगर आप रन और बॉल को देखें तो स्टीव स्मिथ ने 7 गेंदें खेली और 3 रन बनाए। यानी कि जी, जब वो आउट हुए उसकी पहली गेंद पर, उनके स्ट्राइक रेट को देखें तो 6 गेंदें खेल चुके थे और उनके हिस्से में 3 रन थे। तो वो कहीं ना जी, कहीं इम्पेशेंट हो गए, उनको लग रहा होगा कि यही बात मैं संजू सैमसन के लिए कहना चाहूंगा। स्ट्राइक रेट जो 200 प्लस का वो चला रहे हैं, सबसे ऊपर है स्ट्राइक रेट में। अब जी, उनके खाते में 8 गेंदों में 8 रन है, तो उनको भी इम्पेशेंट हो गए अंदर। इसी तरह से रविन उथप्पा को देखें, 6 गेंदों पे 2 रन थे, तो 7वीं गेंद पे उन्होंने विकेट दे दिया। तो ये आपने सही कहा कि थोड़ा वहां पर धैर्य रखने की जरूरत थी, और बाद के ओवर्स में अगर विकेट बचे हुए हैं, बैट्समैन बचे हुए हैं, तो आपके रन बन सकते हैं। अगर 5 ओवर में 50 रन चाहिए होते तो बन जाते। मुझे लग रहा है, बड़े इस ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, बट वहां बन सकता था। लेकिन आपको वहां तक ले जाना था, 120-25 तक अगर आप ले जाते, कम विकेट गिरे होते। लेकिन आप जब शुरू में ही आपके इस तरह से विकेट निकल जाए, मेरे ख्याल से 6 विकेट 66 रन पे निकल गए थे, तो बहुत फिर मुश्किल होती है। और यही पेशेंस वाली बात है। आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता रहता कि अरे 5 गेंद हो गए और 2 ही रन है हमारे खाते में, या 6 गेंद हो गए 2 ही रन है, तो आप इम्पेशेंट होने लगते हैं। और इसी का नतीजा है, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं कमी रह गई। अच्छा, इन लोगों के लिए मुझे लगता है कि टॉम करन ने जो है एक उदाहरण पेश किया, जो उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली और लास्ट तक टिके रहे। उन्होंने छक्के भी लगाए, ऐसा नहीं है, उन्होंने 3 छक्के लगाए जो है। तो उन्होंने एक उदाहरण पेश किया अपने कप्तान के लिए, अपने टॉप ऑर्डर के लिए कि जो है आप इस तरह से बैटिंग कर सकते थे। बिल्कुल, देखिए वही मैंने कहा कि अगर टॉम करन ठीक है, ऑलराउंडर है, रन भी बनाते हैं, सैम टॉम दोनों ही ऑलराउंडर माने जाते हैं। जी, लेकिन वही चीज है कि आप आप लास्ट में उन्होंने जिस ढंग से खेला, अगर उन्हीं को अगर लास्ट के 20 रन होते, 25 रन होते, और कुछ 3 1 ओवर या 2 ओवर की बात होती, तो वो ट्राई कर सकते थे। तो यानी उनमें क्षमता है। और आपने कहा दिखाया, बिल्कुल दिखाया, क्योंकि जब वो 36 गेंदों पे 54 रन बना सकते हैं, 3 बड़े 6 लगाए उन्होंने, तो वहां पर यही उनको संदेश है बाकी प्लेयर्स के लिए कि थोड़ा रुक कर खेलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि उन्होंने भी पहली गेंद से ही मारना शुरू कर दिया और हर गेंद पर अटैक कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि 200 के उससे स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने इनिंग को पेस दिया, एक रफ्तार दी। तो ये वाकई संदेश है टीम के लिए कि उस विकेट पर, क्योंकि अब 3 ही मैदानों पर मैच होने हैं, 3 ही पिच पर आपको खेलना है। तो एक तो आपने शारजाह देख लिया था, अब दुबई देख लिए। आगे ये गलती ना दोहराएं, तब कहीं ना कहीं आप बने रहेंगे। नहीं तो इस तरह की गलतियां दोहराएंगे, हर बॉल पे 6 मारना चाहेंगे, तो फिर यही नतीजा होगा जो कल हुआ। चलते-चलते एक सवाल और आपसे करते हैं कि जो है जो राजस्थान का अगला मुकाबला है 3 अक्टूबर को विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी से होना है। चूँकि पिछला मैच आरसीबी जीत चुकी है तो विश्वास में होगी। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या किस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई जाए या क्या किया जाए, क्या लाइनअप में बदलाव किया जाए कि जो है फिर वापस जीत के ट्रैक पर जाया जा सके? देखिए देखिए जो जो लाइनअप हम अगर देखें, तो वही लाइनअप आपको पिछले मैच में जीत दिलाता है, वही 11 आपको जीत दिलाता है। और वो हारता है तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि यहाँ पे कमी रह गई। मुझे लगता है कि उनको अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, जो विनिंग 11 है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। एक मैच जरूर हार गए, लेकिन जिन्होंने परिणाम दिया है उनको बैक करना चाहिए। और इस मैदान पर या जिस भी मैदान पर खेले, एक स्ट्रेटेजी
उनको उस ढंग से बनानी होगी। आप हर मैदान के लिए एक ही स्ट्रेटेजी नहीं रख सकते, हर पिच के लिए एक ही स्ट्रेटेजी नहीं रख सकते। और पिंच हिटर के रूप में आप किसी को चाहे तो प्रमोट कर सकते हैं। अगर लगता है कि टॉम करन बहुत अच्छा कर रहे हैं और शुरू के 2-3 विकेट जल्दी निकल गए, तो उनको आप ऊपर भेज दें। इस तरह की स्ट्रेटेजी उनको अपनानी होगी। और हॉर्सेस फॉर कोर्सेज तो कहते ही है, वो भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि अगर इस पिच पर स्पिन ज्यादा ये पिच ले रही है, तो वहां पर कुछ स्पिनर्स आप एक्स्ट्रा उतार सकते हैं, एक पेस बॉलर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। लेकिन ओवरऑल आपको मैदान और पिच के हिसाब से अपना रवैया बदलना होगा, यह स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। इसके साथ ही आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।